के पश्चिमी घाटों के बारे में बताऊंगा, यानी कि वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर देश है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और तीसरी तरफ हिंद महासागर है। तो ऐसे में यहाँ पे दो तरीके के घाट बनते हैं। एक है पश्चिमी घाट जो कि गुजरात से लेके केरला तक चलते हैं, और दूसरे हैं पूर्वी घाट जो कि पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाटों के बारे में। दोस्तों, पश्चिमी घाटों पर एक पूरी पर्वत श्रृंखला चलती है जिसे पश्चिमी पर्वतमाला या फिर सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। अब इसे सह्याद्री पर्वतमाला क्यों कहा जाता है? तो देखो, सह्याद्री शब्द जो है वो संस्कृत से आया है और इसका अर्थ होता है सहिष्णु यानी कि सहनशील। देखिए, होता क्या है कि जो पहाड़ों की प्रकृति है वो ऐसी होती है कि वो मानसून को रोक सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिमालय पर्वत है वो कई सारी हवाओं को रोकता है, क्योंकि हवाएं चलती हुई आती हैं तो टकरा जाती हैं। उसी तरीके से अरब सागर से बहुत सारी बारिश उठती है, बादल उठते हैं जो कि आते हैं साउथ की तरफ। अब ऐसे में जो पर्वतमाला है इससे आके वो टकरा जाते हैं, जिससे कि पूरे साउथ के अंदर बाढ़ नहीं आती। अगर ये पर्वत श्रृंखला ना हो तो जरूर बाढ़ आ जाए। तो ऐसे में ये मानसून की मार को झेलते हैं और सहिष्णु होते हैं, सहन करते हैं और यहाँ पे जीवन पनपता है। दूसरी चीज़ ये है कि सह्याद्री का एक दूसरा अर्थ होता है परोपकारी। परोपकारी यानी कि जो आदमी कृपा करता है, कृपालु होता है। अब यहाँ पे कृपा का क्या अर्थ है? ये पहाड़ कैसे कृपा करते हैं? देखो, जब यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश की वजह से यहाँ पे होते हैं जंगल, और जंगल में पाई जाती है जैव विविधता, यानी कि अलग अलग तरीके के जानवर, वनस्पति यहाँ पर वास करते हैं। तो कई सारे वनस्पतियों और जानवरों का घर है ये। तो ऐसे में ये पर्वतमाला परोपकार भी करती है उनके ऊपर। तो कुल मिला के इसको संस्कृत का एक शब्द दिया गया है सह्याद्री, और इसी वजह से इसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। अब ये जो पर्वतमाला है ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला है। और लंबाई से मेरा मतलब ये है कि ये दक्कन के पठार से अलग होकर एक 1600 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है, जो कि तकरीबन गुजरात के आसपास से शुरू होती है और केरला तक जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक सतत पर्वतमाला है, यानी कि एक कंटिन्यूअस चेन है, यानी कि ये टूटती नहीं है बीच में से। ये एक जगह से शुरू होती है तो आगे तक चली जाती है। इसके बीच में कुछ एक प्रमुख दर्रे जरूर हैं, लेकिन वो उतने बड़े नहीं है कि ये इसको तोड़ दें। तो ये एक सतत पर्वतमाला हो जाती है। अब इस दौरान इस पर्वतमाला की जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक हो सकती है। ये एक औसत चौड़ाई है जो कि 50 से शुरू होकर 300 तक जा सकती है। अब यहाँ पे बीच में कभी ये बहुत मोटी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, कभी ये बहुत सकरी हो जाती है। तो ये फिक्स नहीं है। वैसे चलती तो ये इसी तरीके से है कि पहले सकरी है और आगे जाके मोटी हो जाती है कुल मिला के, लेकिन बीच बीच में इसकी चौड़ाई बदलती रहती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसी के पश्चिम में आपके पश्चिमी मैदान भी पाए जाते हैं, जिसको कोस्टल एरिया कहा जाता है, जो समुद्र के पास का होता है, बीच वगैरह। तो ये आपके मैदान भी होते हैं यहाँ पर। और इन मैदानों के पास ये जो इस तरफ का एरिया है ये एकदम खड़ी चट्टान है। खड़ी का मतलब होता है ना, बिल्कुल सीधी चट्टान होती है, और इन्हीं से आके मानसून टकराता है। इसी वजह से मुंबई जैसे शहरों के अंदर भी बारिश होती है। अन्यथा जो मानसून है वो सीधे सीधे चला जाए और अंदर जाके बारिश कर दे, तो ऐसे में मुंबई में बारिश बड़ी मुश्किल से हो। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पहाड़। बात करें इस पर्वतमाला की ऊंचाई के बारे में, तो देखो, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखला है। कुछ चोटियाँ बहुत बड़ी हैं तो कुछ बहुत छोटी हैं। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच की है। लेकिन ओवरऑल जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओगे, तो ये पहाड़ की जो लंबाई है ये बढ़ती ही जाती है, ऊंचाई बढ़ती ही जाती है। अब यहाँ पे इस पूरी पर्वत श्रृंखला में कुछ एक महत्वपूर्ण पीक्स हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, उनको ज़रूर याद रखना। 3 पहाड़ तो आपके महाराष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं। एक है कलसुबाई पीक जो कि 1646 मीटर ऊँचा है, एक है सलहर पीक जो कि 1567 मीटर ऊंचा है, और एक है महाबलेश्वर जो कि 1424 मीटर ऊंचा है। इन तीनों के बारे में ही सवाल पूछे जाते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर है, इनको ज़रूर याद रखना। इसके बाद एक आता है आपका कुद्रेमुख पर्वत। कुद्रेमुख पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1892 मीटर है, जो कि कर्नाटक के अंदर है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान वाली वीडियो में बताया था कि कुद्रेमुख पर्वत के पास ही है आपका कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसी के नाम पे पड़ा है। तो इस पे भी सवाल बन जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखना। और अंत में जब आप केरल पहुंचते हो तो केरल में आपको सबसे बड़ा माउंटेन जो इस पर्वतमाला में है वो मिलता है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। इसको अनामुड़ी के नाम से भी जाना जाता है, अनाईमुड़ी भी कहते हैं इसको, जो कि 2695 मीटर ऊंचा है।
केरल में ये हाईएस्ट पीक है इस पर्वतमाला का, इसको याद रख लेना। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये जो पश्चिमी घाट आपको दिख रहे हैं, इस तरफ समुद्र काफ़ी गहरा होता है, तो यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप नीचे की तरफ चलेंगे कन्याकुमारी की तरफ, यहाँ पे राम सेतु के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे समुद्र जो है वो कम गहरा है, तो ऐसे में क्या होता है, बड़े जहाज़ यहाँ पे चल नहीं सकते, क्योंकि बड़े जहाज़ों को चलने के लिए गहरा पानी चाहिए होता है। तो होता क्या है कि जैसे विशाखापट्टनम के आसपास जहाज़ को रोक दिया गया है, छोटे छोटे जहाज़ जाएंगे और सामान भर के ले आएंगे, बड़े जहाज़ नहीं लाए जाते हैं कन्याकुमारी के आसपास, लेकिन पश्चिमी घाटों की तरफ जहाज़ आ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए हैं, जैसे मुंबई के अंदर बंदरगाह बने हैं, गुजरात में बने हुए हैं, नीचे आप केरल की साइड भी बने हुए हैं, इधर कर्नाटक में भी बने हैं, तो इसी वजह से बने हुए हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं उन 3 प्रमुख दर्रों के बारे में जो इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है थालघाट दर्रा, जिसको कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। काफ़ी ज़रूरी दर्रा है, इसके बारे में सवाल पूछा गया, याद रखना। थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। दूसरा जो है वो है आपका भोरघाट दर्रा, जो कि मुंबई और चेन्नई के बीच में एक लाइन बनी हुई है, उसका एक प्रमुख हिस्सा है, और साथ ही ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। याद रखना, मुंबई और चेन्नई के बीच में लाइन बनी हुई है, उसका हिस्सा है, और मुंबई और पुणे को जोड़ता है। कौन सा? भोरघाट। और तीसरा है पालघाट दर्रा, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों को अलग अलग करता है। ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पे बना हुआ है, यहाँ पे कहीं बना हुआ है, काफ़ी ज़रूरी है। एक तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, एक अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आ जाती है, उनके बीच में है ये। तो 3 दर्रे हो गए, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। अब देखो यहाँ पे कुछ एक प्रमुख पहाड़ी स्थान हैं जिससे कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनता है, जीके के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रमुख पहाड़ी स्थान देखो, सबसे पहला है महाबलेश्वर, माथेरन और कलसूबाई, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जिसमें से माथेरन के ऊपर एक हिल स्टेशन बना हुआ है। तीनों ही ज़रूरी हो जाते हैं, इनको ज़रूर याद रखना। इसके बाद आता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, जो कि आपकी केरला और तमिलनाडु में फैली हुई है। इसके अंदर एक पहाड़ी पाई जाती है, डोड्डा बेट्टा। इसका नाम पहले मैं बता चुका हूँ आपको पर्वत वाली वीडियो में। डोड्डा बेट्टा जो है वो नीलगिरी में सबसे ऊंची पहाड़ी है, याद रखिए, डोड्डा बेट्टा। और एक और यहाँ पे हिल स्टेशन पाया जाता है जिसका नाम है ऊटी। अब ऊटी का नाम आपने कई बार सुना होगा, कई फिल्मों में भी सुना होगा, तो ये एक ज़रूरी हिल स्टेशन है, डोड्डा बेट्टा की चोटी और ऊटी हिल स्टेशन। इसके बाद आती हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु और केरल के अंदर फैली हुई हैं। ये अन्नामलाई के अंदर ही पाई जाती है आपकी अन्नामुड़ी। मैंने आपको बताया ना, अनाईमुड़ी पहाड़ी, जो कि 2695 मीटर ऊंची है, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद थोड़ा नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगी इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे इलायची की खेती होती है। ये तमिलनाडु और केरल के अंदर फैली हुई है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बहुत ही फेमस है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क वाली वीडियो के अंदर। ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पेरियार झील के पास है, तो ये भी याद रखना। इसके बाद आती हैं आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटक और केरल में फैली हुई हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी अपनी ट्रैकिंग के लिए बहुत मशहूर है। आपको पता है कई लोग पहाड़ी चढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल है, इसको याद रखना, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी के बाद आती हैं आपकी पुष्पगिरी पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटक के अंदर है। यहाँ पे एक कुमारा पार्वथा नाम की जगह है, कुमारा पार्वथा। ये जगह भी ब्रह्मगिरी की तरह ट्रैकिंग के लिए ही इस्तेमाल की जाती है और काफ़ी फेमस जगह है साउथ के अंदर। तो ये पुष्पगिरी पहाड़ियों में है, याद रखना। इसके बाद आती है आपकी मुल्लायनगिरी पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटक के अंदर है। ये मुल्लायनगिरी जो है एक चोटी का नाम है, जो कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी याद रखना। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल्लायनगिरी। और आखिर में आती है अगस्त कुडम की पहाड़ियाँ, जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच में ही स्थित है। और ये पहाड़ियाँ जानी जाती है अपनी जड़ी बूटियों की वजह से, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सी जड़ी बूटियाँ जो है दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो यहीं से जाती हैं। तो इस तरीके से आपकी ये कुछ जगह हो जाती हैं, पहाड़ी जगह, जो बहुत फेमस है यहाँ पे। अब हम अंत में बात कर लेते हैं जैव विविधता के बारे में, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे मानसून आके टकराता है, तो यहाँ पे कई सारे घने वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, जिनमें कई तरीके के जीव बसते हैं, जैसे कि चीता, हाथी, शेर, लंगूर, सांप, मेंढक इत्यादि, और भी कई तरीके के होते हैं। तो यहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे वनस्पति भी पाए जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ही घना इलाका हो जाता है। तो इसी वजह से यूनेस्को ने इस जगह को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचान दी है।
और यहाँ पे आपके 2 जैव मंडल पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जैव मंडल हैं, जिसमें से एक है नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल, जिसको 1986 में बनाया गया था और ये भारत का पहला जैव मंडल था, संरक्षित जैव मंडल। इसके अलावा दूसरा जो है वो है अगस्तमलाई जैव मंडल, जिसको साल 2001 के अंदर घोषित किया गया था। तो याद रखिए, वेस्टर्न घाट्स के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट जैव मंडल हैं, एक है नीलगिरी जो कि भारत का पहला था और दूसरा है अगस्तमलाई। इसके अलावा भारत के अंदर टोटल 18 जैव मंडल हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल कहा है या फिर विश्व धरोहर स्थल कहा है। यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल कहा है या फिर विश्व धरोहर स्थल कहा है। इसके अलावा ये जो पूरा वेस्टर्न घाट है, इसके ऊपर 15 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी बसे हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक है साइलेंट वैली जो कि केरल के अंदर है, दूसरा एराविकुलम जो भी केरल के अंदर है, तीसरा है आपका पेरियार, वो भी केरल के अंदर है, 2 आपके कर्नाटक के अंदर है, एक है नागरहोल और एक है बंदीपुर। इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आपके तमिलनाडु के आते हैं, एक है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जिसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और एक है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के अंदर ही है। इसके बाद चंदोली नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु के अंदर ही है, जो कि नीलगिरी जैव मंडल का ही हिस्सा है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताया था वही है। इसके अलावा गुजरात का जो वांसदा नेशनल पार्क है वो भी यहीं पे आता है, अंशी नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है वो भी यहीं पे आता है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी इसी के आसपास पाया जाता है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक के अंदर है वो भी यहीं पाया जाता है, अरावली राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक के अंदर है वो भी यहीं पाया जाता है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात का है वो भी इसी के आसपास है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 5 और हैं, एक है पंधार राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र का है, ये भी पाया जाता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, वेलिंगटन राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, और नागझिरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए हैं ये सब इन पश्चिमी घाटों पर ही पाए जाते हैं। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है, इनको ज़रूर याद कर लेना। इतनी बायोडाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतनी जैव विविधता होने के बाद भी यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है। कैसा खतरा? इंसान। ऑब्वियस सी बात है, इंसान हर जगह एक खतरा होता है। पूरे पश्चिमी घाट को जहाँ पे इतनी जैव विविधता पाई जाती है उसको एक संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में पहचान दी गई है, मतलब हॉटस्पॉट एरिया कहा गया है पूरी दुनिया में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ और बहुत सारी प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं इंसानों की वजह से। किसी भी तरीके की कटाई या फिर कंस्ट्रक्शन से ये जगह बर्बाद होती जा रही है। तो इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हम इस जगह को बचाएं, वनस्पतियों को बचाएं और साथ ही जानवरों को भी बचाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पश्चिमी घाट समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर